हाँ जी, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। पहले शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलूं, मेरे बच्चे रिलैक्स होकर बैठ जाओ पीछे, क्योंकि ये छोटा मोटा डिस्कशन नहीं है, बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, बड़ा लंबा डिस्कशन है। एग्जामिनेशन के बाद अगर मैं बात करूं तो सेकंड हाईएस्ट या सेकंड लार्जेस्ट कंटेंट टॉपिक है जो हमें कवर करना है। क्लियर है? तो टाइम लगेगा, आराम से सुनना ध्यान से, मैं आराम से जल्दीबाजी नहीं करूंगा, आराम से लेक्चर करके बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो ये हमारे एग्जाम के लिए भी रेलिवेंट है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, और रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं पता तो आपको जीएसटी के बारे में कुछ नहीं पता। क्लियर है? बहुत बेसिक मुद्दा होता है रजिस्ट्रेशन। दैट मींस कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको जीएसटी को कुछ भी नहीं लेना देना। मतलब अगर मैं बात करूं कि मैं रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हूं, अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं तो मुझे ही आईटीसी मिलेगा, मुझे ही इनवॉइस वगैरह की रिक्वायरमेंट करनी है, मुझे टैक्स लायबिलिटी भरनी है, सारी चीजें मुझे कब करनी होंगी। लेकिन अगर मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूं या मैं रजिस्टर्ड के लिए लायबल नहीं हूं, कुछ भी है, मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है जीएसटी में, तो सर जी मुझे जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि सर पूरा जीएसटी हमारे पे लगेगा या नहीं लगेगा, डिपेंड ऑन योर रजिस्ट्रेशन कि आप रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। क्लियर है? सेक्शन 2 से कहानी, सेक्शन 22 से कहानी शुरू होगी और सेक्शन 30 तक इसकी कहानी जाएगी। तो काफी सारा कंटेंट है, काफी सारे सेक्शंस हैं जो हमें पढ़ने और अच्छे से पढ़ने। क्लियर है? तो मैं एक एक करके शुरुआत करूंगा, आप आराम से मेरी बातें सुनते रहोगे और आराम से ये चीजें चलती रहेंगी। ठीक है? सेक्शन 22 की बात करूं तो मैं यहां पे मेनली सबसे पहले आपको 3 सेक्शन आएंगे, सेक्शन 22, 23, 24, 3 सेक्शन है जो आपको ये बताएंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं कराना है। मतलब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो भी या नहीं हो। क्लियर है? मतलब अगर आप 22, 23, 24 को पार कर जाते हो तो दैट मींस आप रजिस्ट्रेशन को दैट इज वॉलंटरी कराना हो तो कराओ, वरना वैसे कोई मैंडेटरी नहीं है। 24 के बाद की जो कहानी है 25 से लेकर 30, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर पे है कि भैया कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कैंसिलेशन कैसे होगा, सस्पेंशन कैसे होगा, अमेंडमेंट कैसे होगी, रिवोकेशन कैसे होगा, उन सब के ऊपर बाकी के सेक्शन है। तो मेन 3 सेक्शन है, सेक्शन 22, 23, 24, जो आपको ये बताएंगे कि भैया रजिस्ट्रेशन किसको कराना है और किसको नहीं कराना है, और उसके बाद की बाकी प्रोसेस। तो आज हम 22, 23, 24 को निपटाने वाले हैं। सबसे पहले तीनों सेक्शन के बारे में मेरी बात सुनना ध्यान से। जब भी मैं तीनों सेक्शन की बात करूंगा तो सेक्शन तीनों में से अगर मैं बात करूं तो 2 सेक्शन, सेक्शन 22 और सेक्शन 24, ठीक है, ये 2 सेक्शन है जो आपको ये बताएंगे कि भैया आपको, सर जी ओ हेलो, हाँ जी सर जी आपकी बात हो रही है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। मतलब सेक्शन 22 में एक लिमिट दी हुई है कि अगर आपकी टर्नओवर सेल, एग्रीगेट टर्नओवर डिफाइन करेंगे बाद में जाके, एग्रीगेट टर्नओवर आराम से जल्दीबाजी नहीं, एग्रीगेट टर्नओवर इस लिमिट से, एक लिमिट दी है, इस लिमिट से एक्सीड कर दिए किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम कि भैया इस साल में कभी भी आपकी टर्नओवर वो लिमिट से एक्सीड करी तो सर जी यू आर लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन, आपको 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। प्रोसीजर में सेक्शन 25 में बात करेंगे, बट अभी ये समझ के चलो कि इसमें कुछ लिमिट्स दी हुई है कि सर जी आपको ये लिमिट है, इन लिमिट से जैसे ही आप एक्सीड करोगे, 1 रुपए भी आप ऊपर गए, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, मैंडेटरी सर जी कराना पड़ेगा। सेक्शन 24 ये कहता है ओ हेलो 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 सर जी सर जी सर जी, आपको लिमिट है ही नहीं। मतलब आप 1 रुपए की भी सेल करोगे ना, आपको कंपलसरी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आपको कोई लिमिट नहीं है। आप 20 लाख 10 लाख ये जो लिमिट दी है ना, इनका वेट मत करना। तो इसमें लिमिट दी है कि सर जी आपको लिमिट है, इसमें मैंडेटरी है कुछ लोगों को कि भैया आपको तो कराना है, और ये वो लोग हैं जो मजे मारेंगे, इनको लिमिट की कोई टेंशन नहीं है, इनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, विद सम कंडीशंस कि भैया आपकी कंडीशंस पूरी कर दो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो 3 सेक्शन है, 22 लिमिट है, 24 मैंडेटरी है, 23 रजिस्ट्रेशन नॉट मैंडेटरी है, लिमिट कंडीशन छोड़ के आप बाहर हो सकते हो। लिमिट बात करूं तो लिमिट इन्होंने डिवाइड करी है स्टेट वाइज। पहली बात, कुछ बेसिक बातें सुनते रहना रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन जब भी आप बात करते हो तो ऑफ कोर्स रजिस्ट्रेशन जो होता है वो स्टेट वाइज होता है, ठीक है, लेकिन जब लिमिट चेक करेंगे तो हम स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन की लिमिट चेक करेंगे। और लिमिट में कैसे चेक करेंगे, ध्यान सुनना। अगर आपका कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब आपके एक जगह से ज्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकता है, मान लो मेरा दिल्ली में भी है बिजनेस, हरियाणा में भी है मेरा बिजनेस, यूपी में भी है मेरा बिजनेस, तो क्या मेरे को अलग अलग देखना पड़ेगा? द आंसर इज यस। मतलब टर्नओवर एक साथ में कंप्यूट एग्रीगेट ऑल ओवर निकालूंगा कि मैंने पूरे साल में अब तक जो भी, अगर मान लो आज डेट है, आज डेट क्या, आज है 14 नवंबर, तो 14 नवंबर को आज मेरी क्या टर्नओवर है, तो वो मैं एग्रीगेट करूंगा, मतलब सारे अपने सारी लोकेशंस के ऐड करके। बट उस टर्नओवर को चेक करेंगे कि लिमिट कौन सी लगेगी। तो लिमिट चेक करने के लिए मुझे अपने बिजनेस का स्टेट देखना पड़ेगा, और मेरा अगर बिजनेस का कोई भी स्टेट, मेरे बच्चे कोई भी स्टेट इन 4 स्टेट में से है, कौन सा? एमएमटी। एमएमटी बोले तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। क्या बोला मैंने? एमएमटी। ऑफ कोर्स 3 एम है,
मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, याद रखना पड़ेगा। तो आपके ऊपर जो लिमिट लगेगी वो 10 लाख लगेगी। सर जी एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख तक आप मौज मारो, लेकिन 10 लाख 1 रुपए भी हो गई आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो, सिंपल। दूसरी बात सर जी, अगर आपके वो 3 स्टेट कोई भी, जैसे मैंने बोला कि सर जी मैं 3 स्टेट में बिजनेस कर रहा हूं, पर वो तीनों स्टेट में से इनमें से एक भी नहीं है, ना मैं मणिपुर में हूं, ना मैं मिजोरम में, ना नागालैंड, ना त्रिपुरा, इन चारों स्टेट में से मेरा बिजनेस नहीं है, लेकिन इन 6 स्टेट में है। किन 6 स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पुडुचेरी, तेलंगाना, मेघालय। सर जी इन 6 स्टेट में से किसी भी स्टेट में, तो सर जी मेरे को टर्नओवर जो लिमिट हो जाएगी वो 10 लाख से बढ़ा के कितनी कर जाएगी? 20 लाख। मतलब 20 लाख तक मैं मौज मारूंगा, लेकिन 20 लाख से 1 रुपए भी ऊपर गई मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सर जी क्या बोला मैंने, जल्दी बोलो। सर जी देखो मेरे कितने भी स्टेट में बिजनेस हो सकता है, मान लो मेरे 6 स्टेट में बिजनेस है। अब 6 स्टेट में सिंपल सी बात है, 6 स्टेट में से वो ये चेक करेगा कि 6 स्टेट में जब आप टर्नओवर निकालोगे तो वो तो सब कुछ ऐड करके एग्रीगेट निकालोगे, लेकिन जब आप लिमिट करोगे कि लिमिट, दैट स्टेप नंबर 1 एग्रीगेट टर्नओवर निकालो टोटल बेस पे। स्टेप नंबर 2 लिमिट चेक करो। अब लिमिट चेक कैसे करेंगे? अब ये चेक करो कि वो जो 6 स्टेट में आपका बिजनेस है, उन 6 स्टेट में पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या आपका किसी भी कोई भी वो 6 स्टेट में कोई इन 4 स्टेट में तो नहीं है? अगर है तो लिमिट 10 लाख भूल जाओ, 10 लाख से ऊपर गई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, सब में मैंडेटरी है। और अगर 10 लाख से नीचे गई तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है किसी भी स्टेट में। लेकिन अगर आपने कहा इसमें नहीं है, तो दूसरी प्रायोरिटी क्या इसमें, सेकंड प्रायोरिटी इसमें क्या इन 6 स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, तेलंगाना, पुडुचेरी, इनमें से किसी में? इफ आंसर इज यस, तो सर जी आपके ऊपर लिमिट लग जाएगी 20 लाख। फिर आप 10 लाख छोड़ दो, 20 लाख की लिमिट है, 20 लाख से नीचे टर्नओवर तो कोई दिक्कत नहीं, 20 लाख से ऊपर गई तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाएगा। और अगर आपने बोला ना जी सर जी इसमें भी नहीं है, मेरा तो दिल्ली में है, हरियाणा में है, यूपी में है, पंजाब में है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है और केरला में, लेकिन इन 6 स्टेट में नहीं है, ना ही इन 4, मतलब इन टोटल 10 स्टेट में से एक भी स्टेट में नहीं है, तो उस केस में मेरे ऊपर 2 लिमिट लगेंगी कि क्या मैं किस में डील कर रहा हूं। अगर मैं एक्सक्लूसिवली गुड्स बना के मैन्युफैक्चरिंग करके ट्रेडिंग करके बेचता हूं, दैट इज मैं सर्विस में डील नहीं कर रहा, और वो भी गुड्स अदर देन नोटिफाइड। नोटिफाइड गुड्स बोले तो याद है आइसक्रीम, टी, आइसक्रीम वगैरह, पान मसाला वगैरह, ब्रिक्स वगैरह, वो एक लिस्ट दी हुई है, बाद में देख लेंगे भी, नीचे लिखी हुई है। दैट मींस नोटिफाइड गुड्स को छोड़ के बाकी अगर मैं एक्सक्लूसिवली गुड्स, सर्विस का एक तिनका भी नहीं लेता, तो मेरे को लिमिट मिल जाएगी 40 लाख। और अगर मैंने कहा नहीं 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 मिक्स है, या तो मैं सर्विस ही डील कर रहा हूं, या मैं गुड्स एंड सर्विस डील कर रहा हूं, या गुड्स में नोटिफाइड गुड्स हैं, कुछ भी कॉम्बिनेशन है, तो मेरे को लिमिट मिल जाएगी 20 लाख। बेटा समटान बस खत्म, सेक्शन 22 की बात है, मेन इंपॉर्टेंट खत्म। 3 लिमिट दिए इन्होंने, क्या क्या कहता है, अगर आपके 4 स्टेट है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, 10 लाख की लिमिट भूल जाओ, गुड सर्विस कोई भी कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, लिमिट 10 लाख लगेगी, दैट्स इट। अगर आपके इन चारों में से एक भी स्टेट में नहीं है, लेकिन बाकी 6 स्टेट अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, तेलंगाना, मेघालय, सिक्किम, तो इन 6 स्टेट में आपकी लिमिट 20 लाख लगेगी। अदरवाइज अगर इन 6 स्टेट में भी नहीं है, तो अदरवाइज अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील कर रहे हो अदर देन नोटिफाइड गुड्स, तो भैया 40 लाख, और उसके अलावा तो भैया 20 लाख। क्लियर है? इससे ऊपर एग्रीगेट टर्नओवर अगर नहीं जा रही है आपकी, तो आपको रजिस्ट्रेशन जरूरत नहीं है, बट अगर आपको रजिस्ट्रेशन इससे ऊपर एक्सीड कर गई तो आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करवाना पड़ेगा, मैंडेटरी करवाना पड़ेगा। सर जी ये बात यहां पे लिखी हुई है। अब यहां पे छोटे छोटे पॉइंट पढ़ना, ठीक है। सबसे पहली बात, एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकलेगी मेरे बच्चे? एग्रीगेट टर्नओवर जब आप निकालोगे तो आप कहोगे टर्नओवर मतलब सेल, सेल मतलब सारी सेल, चाहे ऐसी भी सेल हो, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे वो एग्जेम्प्टेड हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आरसीएम में हो आरसीएम। भाई अकाउंट्स वाली सेल उठा लो ना, आपने जितना भी सामान बेचा, जितना भी सामान बेचा, चाहे वो टैक्सेबल है, एग्जेम्प्टेड, क्या लेना देना, सेल है, बात खत्म। सर सेल आपकी, चाहे वो उस पे सेल, उस सेल पे टैक्स मैं दूंगा एफसीएम में या सामने वाला देगा, क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे लिए वो सेल है, बात खत्म। तो टैक्सेबल सप्लाई हो गई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई हो गई, जीरो रेटेड हो गई। हाँ खास पॉइंट ये, खास पॉइंट ये, इंटरस्टेट सप्लाई मतलब स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब हमारी ही ब्रांच है, हमारा ही पैन नंबर पे एक दूसरी ब्रांच है, हमारी आरसी है, उसके बीच में अगर इंट्रा स्टेट, विद इन स्टेट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटर स्टेट मूवमेंट हो गई तो सर जी उसे भी हम सेल में ऐड कर देंगे। मतलब स्टॉक ट्रांसफर जो हो रहा है मेरे बच्चे, स्टॉक ट्रांसफर जो हो रहा है आउटसाइड दी स्टेट, आउटसाइड दी स्टेट, वो भी आपकी सेल मानी जाएगी, दैट इज उसे भी एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड करेंगे। मतलब आपकी सेल, नॉर्मल सेल, चाहे वो टैक्सेबल है, एग्जेम्प्टेड ऐड होगी, एक्सपोर्ट ऐड होगी, और इंटर स्टेट सप्लाई जो बिटवीन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन हो रही है उसे भी ऐड करोगे तो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर होगी। क्या नहीं आएगा इसमें, याद रखना जीएसटी कंपोनेंट नहीं आएगा। ऑफ कोर्स मुझे सेल चाहिए, जीएसटी हटा के चाहिए। दूसरा, लोन्स एंड एडवांस दिया, वो मेरी सेल का पार्ट नहीं बनेगा, वो मेरे लिए लोन्स एंड एडवांस मैंने सर्विस दी है,
बट ये नॉर्मल बिजनेस की लोन्स एडवांस है, ये मेरा बिजनेस नहीं होना चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स अगर मेरा बिजनेस है तो मेरी सेल की पार्ट बन जाएगी। परचेज अगर मैंने करा अंडर आरसीएम, भले ही टैक्स मैं पे कर रहा हूं बट वो मेरी परचेज ही रहेगी, वो मेरी सेल का पार्ट नहीं बनेगी। तो इसको ऐड करेंगे, दैट इज स्टेप नंबर 1। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है कि मेरे बिजनेस की टर्नओवर क्या है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम लोग निकालेंगे लिमिट। लिमिट निकालते टाइम आपको याद रखना है, लिमिट निकालते टाइम 2 बातें याद रखनी है कि सर जी अगर किसी भी स्टेट, जब आप बिजनेस देखोगे आपके 6 स्टेट हो, 5 स्टेट हो, 4 स्टेट, तो उनमें से पहला वो एमएमटी नहीं आना चाहिए। अगर एमएमटी आ गया तो 10 लाख की लिमिट, फिर वो 6 स्टेट आ गए तो 20 लाख की लिमिट। और अगर आपने बोला कि नहीं नहीं नहीं, अरे ये क्या हुआ, ठीक है 6 स्टेट आ गए तो 20 लाख की लिमिट, और उसके अलावा है तो 40 या 20 लाख की लिमिट। सर अगर किसी स्टेट में बात करेंगे वैसे, ठीक है एक यहां पे छोटा सा पॉइंट है बट उसकी बात बाद में करूंगा अभी मैं। तो आपकी लिमिट लगाओगे और लिमिट से अगर एक्सीड कर गया तो आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, और अगर नहीं एक्सीड करा तो रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। मैंने कुछ क्लास में क्वेश्चन कराए थे मेन क्लास के अंदर, मैं रिवाइज करा देता हूं। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं, मान लो मेरे बच्चे कि हमारा दिल्ली में भी एक बिजनेस है, ठीक है, और हरियाणा में भी बिजनेस है, ठीक है, और इधर मैं पेन यूज कर लेता हूं। मान लो दिल्ली में भी है, ठीक है, ये एक एग्जांपल ले लेता हूं, दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, और कहां पे, मिजोरम में भी है, ठीक है, मिजोरम, 3 जगह मेरा बिजनेस है। क्लियर है। अब पॉइंट ये कि यहां पे 30 लाख की सेल है, यहां पे 5 लाख की है, और यहां पे 6 लाख की है। ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है, और ये एग्जेम्प्टेड है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। अब आप टर्नओवर, सबसे पहले स्टेप में टर्नओवर निकालोगे, तो टर्नओवर कितनी होगी 30, 5 नहीं मैं इसको थोड़ा सा कम कर ले लेता हूं, है ना, इसको ले लेता हूं 3 लाख, ठीक है। तो 30, 5 और ये कितनी होगी 38 लाख। तो स्टेप नंबर 1 आ गई कि एग्रीगेट टर्नओवर कितनी आ गई मेरी, एग्रीगेट टर्नओवर आ गई 38 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्सेबल है, एग्जेम्प्टेड। अब नाउ दूसरे नंबर पे निकालेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 लिमिट। अब लिमिट में देखूं तो मैं लिमिट कौन सा लगाऊंगा, मैं चेक करूंगा कि क्या वो 4 स्टेटमेंट से मेरी किसी भी स्टेट में बिजनेस है। आंसर इज यस, हाँ है मिजोरम। तो लिमिट कितनी लगनी चाहिए 10 लाख, लिमिट कितनी लगनी चाहिए 10 लाख, और मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाऊंगा। बट आंसर इज नो, यहां नहीं लगेगा। बताओ क्यों, क्योंकि सर जी ये एग्जेम्प्टेड है। अगर किसी स्टेट में 100% एग्जेम्प्टेड सप्लाई हुई है, 100% एग्जेम्प्टेड सप्लाई हुई है, तो उस स्टेट में ना मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, ना उस स्टेट की लिमिट मेरे पे चेक होगी। मतलब इस केस में मेरे पे मिजोरम नाम माना ही नहीं जाएगा। ऐसे मानेंगे कि मिजोरम मेरा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो लिमिट कौन सी लगेगी, दिल्ली और हरियाणा, और दिल्ली और हरियाणा दोनों में लिमिट जो है वो 40 लाख है। दैट मींस 40 लाख है और मुझे कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लो यहां पे 8 लाख हो जाता है, ये कितना हो जाता 8, तो 30 और 5 38, ये 43 लाख की हो जाती, 43 लाख की हो जाती। तो मुझे रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ता, 40 लाख की लिमिट है ना, तो ऑफ कोर्स ये मेरे कंसीडर नहीं होता, पर लिमिट 40 लाख, तब भी एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड कर गई, दैट मींस मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता। लेकिन किस में लेना पड़ता, क्या सारे स्टेट में लेना पड़ता, नहीं, अगेन दिल्ली और हरियाणा में लेना पड़ता, मुझे मिजोरम में लेने की जरूरत नहीं है। तो मतलब 3 बातें मैंने ध्यान से दिमाग में डाली हैं आपके। सबसे पहली बात कि सर जी अगर आपने सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आप निकालोगे एग्रीगेट टर्नओवर, दूसरे नंबर पे आप चेक करोगे लिमिट। लेकिन लिमिट चेक करते टाइम पहली बात याद रखना कि लिमिट उस स्टेट की लगेगी सबसे पहले जिसकी सबसे लोएस्ट लिमिट है, ठीक है। तो अगर आपके ये 4 स्टेट में बिजनेस है तो पहले 4 स्टेट की लिमिट लग जाएगी। अगर इन 6 स्टेट में तो 6, वरना नॉर्मल लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी स्टेट में आपके 100% एग्जेम्प्ट सप्लाई है तो उस स्टेट की ना लिमिट लेके चेक करनी है, ना उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन करना है। मान लो अगर मैं कहूं कि हरियाणा में मेरी 100% एग्जेम्प्टेड है, तो भैया लिमिट तो मिजोरम वाली लग जाएगी, बट हरियाणा में मुझे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर जी, खत्म हो गया सेक्शन 22 की नॉर्मल बातें। अब सेक्शन 22 में ना कुछ और भी पॉइंट लिखे हुए हैं। वैसे देखो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, कह रहा है सर जी अगर आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ में हो रखा, पुरानी बात है सर, हमारा जब जीएसटी आया था उससे पहले एक्साइज ड्यूटी होता था, सर्विस टैक्स होता था, अगर उसमें रजिस्टर्ड हो तो लिमिट चेक नहीं करनी है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है मैंडेटरी, नेक्स्ट डे आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आपने अपना बिजनेस बेचा है, ट्रांसफर करा, अमलगमेट करा, मर्जर करा, कुछ भी जिसका ऑलरेडी बिजनेस रजिस्टर्ड था, अगर मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड था और मैंने अपना बिजनेस आपको बेच दिया, आपको ट्रांसफर कर दिया, आपको अमलगमेट कर दिया, तो सर जी आपको लिमिट नहीं मिलेगी। आपको ऑलरेडी अगर रजिस्टर्ड हो तो आपको जो नया बंदा है, जो नई कंपनी है, जो नया पर्सन है, जो नया रजिस्टर्ड बिजनेस लेके जा रहा है, उसको मैंडेटरी तुरंत रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसको कोई लिमिट नहीं मिलेगी। अगर पुराना रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रखा है, नया आपको तुरंत लेना पड़ेगा। पुराना बिजनेस रजिस्टर्ड है तो नए वाले को अपने आप रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी बातें थी और खत्म हो गया सेक्शन 22, ठीक है। नाउ वापस आना सेक्शन 24। मैंडेटरी किसे है, मैंडेटरी किसे है मेरे बच्चे,
नाउ मैंडेटरी आना कह रहा है इंटरेस्ट रेट सप्लाई करी अगर आपने गुड्स की। सर जी गुड्स की अगर आपने 1 रुपए की भी बाउंड्री क्रॉस कर दी, अगर आप देश विदेश घूमोगे सर जी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट अपना सामान ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपको उस केस में सर जी कोई लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं मिलने वाली। बट हाँ सर्विस के केस में, ठीक है, यहां पर अगर बात करूं सर्विस के केस में, सिर्फ गुड्स पे ही कंडीशन है। अगर सर्विस के केस में, तो सर्विस के केस में आपको 10 लाख और 20 लाख तक के लिए आपको ये मिल जाएगी, दैट इज एग्जेम्पशन मिल जाएगी कि आप इंटरस्टेट सप्लाई भी कर रहे हो तो भी आपको 10 लाख 20 लाख तक मिल जाएगी। दैट इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस के केस में आपको 10 लाख और 20 लाख तक कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। दैट इज थ्रेशोल्ड लिमिट आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसमें भी ये था कि अदर देन नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स है, अगर गुड्स में भी अगर अदर देन नोटिफाइड कुछ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स है, हाथ से बने हुए सामान है, तो उन पे भी 10 लाख और 20 लाख की लिमिट मिल जाएगी। तो सेक्शन 23 ना बेसिकली ओवररूल करता है सेक्शन 24 को। मतलब कि यहां लिखा है मैंडेटरी, अगर आप पढ़ोगे ना लॉ तो उसमें लिखा है इंटरस्टेट सप्लाई टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट टैक्सेबल है, मतलब 100% कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। बट वो उसको ओवररूल करता है, कहता है दो चीजें बाहर कर दो, एक सर्विस और एक हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट गुड्स इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में भी सर 10 लाख और 20 लाख की लिमिट दे देंगे, 10 लाख और 20 लाख तक की लिमिट दे देंगे। 10 लाख अगर एमएमटी में वगैरह बिजनेस में है, वरना 20 लाख नॉर्मल। सर जी सर्विस के केस में 40 तो कभी नहीं मिल सकती। और सर जी अगर नोटिफाइड गुड्स है तो उसमें भी 20 लाख है, तो दो ही लिमिट है, 10 लाख और 20 लाख। 40 लाख की तो है मिल ही नहीं सकती, है ना। तो जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट के हिसाब से आपकी लिमिट चेक की जाएगी। अगर आप एमएमटी में आ रहे हो तो 10 लाख, अदरवाइज आपको 20 लाख तक की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। क्लियर है। तो 2 पॉइंट याद रखना। सेक्शन 24 क्या बोल रहा है, कह रहा है इंटरस्टेट सप्लाई 100% कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट 2 एक्सेप्शन है, क्या, एक तो सर्विस के केस में आपको लिमिट मिल जाएगी और दूसरा नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स है तो लिमिट मिल जाएगी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो सर जी, आपका रजिस्टर्ड कहीं और हो रखा है, राजस्थान में रजिस्टर्ड हो पर यहां प्रगति मैदान में सेल करने आए हो, ठीक है, तो यहां आपने दिल्ली में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लिया है कि 15-20 दिन के लिए आए हैं, बस बात खत्म। तो सर जी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो 15-20 दिन के लिए आपको लिमिट थोड़ी ना दे देंगे, आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 15-20 दिन में तो आप निकल लोगे, तो हम लिमिट का इंतजार थोड़ी ना करेंगे, मैंडेटरी। बट हाँ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी एक एक्सेप्शन दी गई है कि वो भी नोटिफाइड गुड्स वगैरह अगर करता है तो 10 लाख 20 लाख तक के उसको भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एनआरटीपी है, 1 रुपए की भी लिमिट नहीं है, एंड दैट इज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी सामान खरीदा अंडर आरसीएम, सर जी कैसे दे देंगे, सर जी कैसे दे देंगे आपको एग्जेम्पशन, ऐसे दे देंगे आपको लिमिट। सर जी 1 रुपए का भी आरसीएम में खरीदा तो उसने तो देना नहीं है, तो आपको तो देना पड़ेगा ना, तो मैंडेटरी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कितने पॉइंट हो गए जल्दी बोलो, 4। सर जी क्या क्या, इंटरस्टेट सप्लाई करना गुड्स की अदर देन हैंडीक्राफ्ट नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज, तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा वरना लिमिट मिल जाएगी। दूसरा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अदर देन नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, तो लिमिट मिल जाएगी वरना आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एनआरटीपी को कोई लिमिट नहीं है, 100% आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आपने 1 रुपए का भी सामान परचेज करा अंडर आरसीएम तो आपको 100% रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और पता है मजे की बात क्या है कि अगर आपने 100% आरसीएम सप्लाई करी, मतलब आपने खरीदा नहीं, सिर्फ बेच रहे हो और बेच भी रहे हो 100%, तो आपको टैक्स देना ही नहीं है, आपके बेहद पे सामने वाला दे रहा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। लिमिट छोड़ो, आपको कराना ही नहीं है रजिस्ट्रेशन। क्या करेंगे रजिस्ट्रेशन करवा के आपका, जब आप सेल ही 100% आरसीएम कर रहे हो, मतलब आपके बेहद पे कोई और टैक्स पे कर रहा है, तो आप मौज मारो, बात खत्म। तो उस जो बंदा आपके बेहद पे सामान खरीद रहा है उसको बोलेंगे भाई साहब तू आजा मेरे बच्चे, तेरे को रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। नाउ पर्सन हु आर लायबल टू टेक डिडक्ट टीडीएस टीसीएस, ये आपने सेक्शन 51 वगैरह पढ़ा हुआ है। जो भी टीडीएस टीसीएस डिडक्ट कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी लेना पड़ेगा। एजेंट, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। सर जी अगर कोई बंदा है, कोई भी 3 कंडीशन है बेटा ध्यान रखना, कोई भी पर्सन है जो एजेंट का काम कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इनवॉइस अपने नाम पे काट रहा है, ठीक है, इनवॉइस अपने नाम पे काट रहा है, प्रिंसिपल के ब्याह पे काम कर रहा है, उसका प्रिंसिपल जो है वो टैक्सेबल पर्सन है, और जो सामान वो सप्लाई कर रहा है उसके ब्याह पे वो भी टैक्सेबल सप्लाई। 3 कंडीशन क्या कि एजेंट तब मानेंगे जब वो इनवॉइस अपने नाम पे काट रहा है, प्रिंसिपल के नाम पे नहीं काट रहा। क्लियर है। दूसरा, जो उसका प्रिंसिपल है वो टैक्सेबल पर्सन है, और वो जो सेल कर रहा है वो भी टैक्सेबल सप्लाई है। तो गवर्नमेंट को भैया आपको भी लूप होल में रखना है, आपको भी कहीं ना कहीं बाहर नहीं होने देना, तो गवर्नमेंट आपको भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करा दी, आपको लिमिट नहीं देगी, क्योंकि भैया मेन बात है ना, वो एजेंट है, उसके 50 एजेंट है, तो वो सेल उसको तो करा रहा होगा, लेकिन अगर आपको लिमिट दे दी तो बहुत सारे बाहर हो जाएंगे। तो भैया आप सबको पकड़ो, सबको, ठीक है। एक बार एजेंट प्रिंसिपल है,
अगर टैक्सेबल पर्सन है तो उसका एजेंट अपने आप पकड़ा जाएगा, दैट इज उसे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करना पड़ेगा। हम गवर्नमेंट चाहती है कि भैया उस प्रिंसिपल का सामान बिना टैक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो पॉइंट ये कि अगर एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस नहीं काट रहा, या टैक्स प्रिंसिपल टैक्सेबल नहीं है, या सप्लाई टैक्सेबल नहीं है, तो तीनों में से भैया अगर तीनों में से एक भी कंडीशन पिट गई तो कोई दिक्कत नहीं है, बट तीनों में से एक भी कंडीशन नहीं पिटी, सारी पूरी हो गई कि वो सामने वाला पर्सन भी प्रिंसिपल टैक्सेबल है, सप्लाई भी टैक्सेबल हो रही है, और मैं अपने नाम पे, अपने ब्याह पे एजेंट, मैं अपने नाम पे इनवॉइस काटूंगा, तो भैया अपने नाम पे तो भैया मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी डिस्कशन हमने क्लास में अच्छे से करी थी, अभी मैं रिवाइज करा रहा हूं। कुछ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते थे, ऑफ कोर्स ये फाइनल में पढ़ेंगे, जो जनरली हेड ऑफिस होते थे, जो सामान खरीदते हैं और ब्रांचेस को सप्लाई करते हैं, और सारा इनवॉइस उन्हीं के नाम पे आता है। तो इनवॉइस तो हमारा आ गया, लेकिन सेल तो ब्रांच करेगी, तो आईटीसी तो मुझे मिल जाएगा। तो मुझे आईटीसी को ट्रांसफर करने के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करना पड़ेगा, ताकि मैं एक इनपुट सर्विस डॉक्यूमेंट इश्यू करूं, ताकि जो आईटीसी मुझे मिला है वो मेरी ब्रांचेस को ट्रांसफर हो जाए और फिर वो अपनी सेल के नाम पर इनवॉइस काटते रहे। ओल्डार जितनी भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज हैं, इनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर को रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करना पड़ेगा, और जो पर्सन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अदर देन 95 में याद है ना, वो होता था रेस्टोरेंट वगैरह, है ना, रेस्टोरेंट, अर्बन क्लैब वगैरह, ओयो वगैरह, इनको छोड़ के अगर जो है उनको भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कराना पड़ेगा। तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उन्हें तो कराना ही पड़ेगा, और 95 के अलावा अगर आप किसी और ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सामान बेच रहे हो तो आपको भी कराना पड़ेगा। तो ई कॉमर्स को तो मैंडेटरी कराना पड़ेगा ही सबको, ठीक है, लेकिन ई कॉमर्स 95 के अलावा जो बंदे हैं, जो ई कॉमर्स हैं, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, ठीक है, अमेज़न वगैरह हो गया, तो ये 95 की लिस्ट में नहीं है। तो इन पे अगर मुझे अपना सामान रजिस्टर्ड करना है तो मुझे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये कुछ मैंडेटरी हैं, 10 लिस्ट है, नॉर्मल है। क्या क्या है सर जी बताओ। सर जी सबसे पहले इंटरस्टेट सप्लाई मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एनआरटीपी है तो मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मुझे अगर मैंने 1 रुपए की परचेज करी अंडर आरसीएम मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर मैंने टीडीएस टीसीएस काटना है जिसको हम बाद में जाके पढ़ लेंगे आराम से, तो मुझे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर मैं एजेंट हूं, 3 कंडीशन, एजेंट हूं किसका सर जी, किसी प्रिंसिपल का जो टैक्सेबल है उसके ब्याह पे टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं और नाम अपने नाम पे इनवॉइस काट रहा हूं, क्योंकि अगर मेरे नाम पे इनवॉइस नहीं है, याद है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करेगी एज पर द जीएसटी, ठीक है। तो अगर मैं अपने नाम पे इनवॉइस काट रहा हूं तो मुझे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ओल्ड आ रहा है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, और कहीं ना कहीं ई कॉमर्स ऑपरेटर और पर्सन जो इन कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सामान बेच रहा है अदर देन 95 उसे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करना पड़ेगा। सर 95 वाले के थ्रू अगर बेच रहा हूं तो जरूरी नहीं है, क्योंकि फिर उस केस में 95 तो अपने 95 को हमने पकड़ा ही हुआ, वो टैक्स पे करेगा, आप मौज मारो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, जिन्हें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। कौन कौन है सर जी? वो पर्सन जो 100% एग्जेम्प्टेड और नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। पहले ही पढ़ चुके हैं, 100% अगर आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो किसी भी स्टेट से कहीं भी, तो आपको उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही उसकी लिमिट चेक होगी। दूसरा, अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो तो आपको अगर अपनी लैंड पे खुद से अपने खुद फार्मिंग कर रहे हो या अपनी फैमिली फार्मिंग कर रखी है या सर्वेंट लगा रखे हैं, वटएवर, अपनी जमीन पर अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। 100% अगर सप्लाई आरसीएम में कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इंटरस्टेट सप्लाई सर्विस और हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं अदर देन नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, तो आपको 10 लाख 20 लाख तक की लिमिट तक रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा सेक्शन 22, 23, 24 खत्म मेरे बच्चों, खत्म। सिंपल सी बात है, 22, 23, 24 तीनों सेक्शन बढ़िया से खत्म करे मैंने, ठीक है। 22 में लिमिट्स हैं, 3 लिमिट। 23 में आप पहले 22 पढ़ो, फिर 24 पढ़ो और अपने आप खत्म हो जाएगा 23, अपने आप 23 4 पॉइंट है, खत्म हो जाएंगे बैक टू बैक, ठीक है। बस इससे ज्यादा मेरे पास यहां पे कुछ है नहीं। नाउ अब आते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेक्शन 25 इसे खत्म करते हैं, आज इतना ही करेंगे। सेक्शन 25 इस पार्ट में करेंगे और उसके बाद फिर अगला पार्ट करेंगे। सेक्शन 25 में क्या है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गए तो सर जी आपको कब तक रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है। अब खत्म हो गई कहानी, किसको कराना है, क्या सबको कराना है? नहीं, कुछ लोगों को कराना है, कुछ लोगों को नहीं कराना, बट अब कराना है। अगर मुझे कराना है तो कब तक कराना है? कहता है सर जी अगर आप लायबल हो सेक्शन 22 या 24, या तो आपने लिमिट क्रॉस कर दी या आपके ऊपर कंपलसरी प्रोविजन लग गई, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर विद इन 30 डेज, जिस दिन आपका ये लिमिट क्रॉस हुई है या जिस दिन आपका वो इवेंट हुआ है, जिस दिन आप मैंडेटरी रजिस्टर्ड के लिए हो गए, उस इवेंट से आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास सर जी। लेकिन अगर आप एक्सेप्शन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या एनआरटीपी, तो आपको एडवांस में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा 5 दिन पहले, बिजनेस को शुरू करने से पहले 5 वर्किंग डेज मतलब संडे वनडे बाहर छोड़ के, क्लियर। दैट मींस मुझे नॉर्मल, अगर मैं नॉर्मल हूं तो मुझे 30 दिन लाइबल होने के बाद मैं करा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर मैं एनआरटीपी या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूं तो मुझे एडवांस रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्लियर है। और अगर मेरा एससीजेड में ब्रांच है,
मेरी SEZ में मान लो दिल्ली के अंदर ही मेरी दो जगह है, दिल्ली में या नोएडा में ही, अगर मैं बोलूं तो नोएडा में एक स्टेट नॉर्मल में है और नोएडा में ही एक SEZ एरिया में मेरी ब्रांच खोल दी मैंने, तो मुझे SEZ के लिए भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वैसे नॉर्मली याद रखना कि आपका जितने स्टेट है, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने चाहिए, जितने स्टेट है हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी का आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। मतलब मेरा दिल्ली हरियाणा 2 स्टेट है तो 2 स्टेट में मुझे लेना पड़ेगा, दिल्ली हरियाणा यूपी में 3 स्टेट है तो 3 स्टेट में मुझे 3 रजिस्ट्रेशन अलग अलग अप्लाई करने पड़ेंगे, दिल्ली का अलग, हरियाणा का अलग और यूपी का अलग। सर दिल्ली में ही दो जगह, एक करोल बाग में और एक लाजपत नगर में, तो क्या मुझे 2 लेने पड़ेंगे? चॉइस है मेरी बच्चे, चॉइस है। अगर मेरा मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है इन सेम स्टेट, अगर एक ही स्टेट में मेरा एक से ज्यादा जगह पे बिजनेस है तो मेरे पास चॉइस है कि या तो मैं सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं या उस केस में मैं मल्टीपल भी ले सकता हूं, और अगर मैंने मल्टीपल लिया तो मुझे आपस में माना जाएगा डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर सेक्शन 25। वेरी गुड, बोलो मजा आया नहीं आया? सर जी नॉर्मली ध्यान से देखना क्या बोला मैंने। सर जी अगर मैं नॉर्मल सेक्शन 22 24 के लिए लायबल हूं तो मुझे 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है, लेकिन अगर मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन NRTP हूं तो मुझे 5 दिन पहले एडवांस में रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है। SEZ के लिए मुझे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, हर स्टेट के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और स्टेट में अगर एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है, एक से ज्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस है तो मेरे पास चॉइस है कि मैं सिंगल भी ले सकता हूं और अलग अलग भी ले सकता हूं, और अगर अलग अलग लिया तो डीम डिस्टिंक्ट माना जाएगा। बोलो हाँ या ना? सर अगर एक स्टेट में ही है लेकिन अलग अलग है लेकिन उसमें SEZ है तो SEZ के लिए तो मैंडेटरी अलग लेना पड़ेगा, वहां मुझे कोई चॉइस नहीं है। नाउ क्या डॉक्यूमेंट चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए? क्या चाहिए सर जी? अगर आप नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल मतलब फॉरेन वॉरन नहीं हो, NRTP वगैरह नहीं हो, तो सर जी अदर देन NRTP छोड़ो तो आपको 2 डॉक्यूमेंट चाहिए बस जिंदगी में, 2 डॉक्यूमेंट और जिंदगी जीना लाला। बट अब एक तो पैन चाहिए, पैन के बिना रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं हो सकता। सर जी पैन तो चाहिए ही चाहिए और साथ में आधार भी चाहिए। पहले आधार नहीं होता था, आधार डाल दिया इन्होंने, और आधार चाहिए ही चाहिए। अगर आप नए बंदे हो तो अगर आप इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर तो आपका खुद का आधार चाहिए, लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटर नहीं हो तो अगर HUF हो तो कर्ता का, फुल टाइम डायरेक्टर MD, इन केस ऑफ कंपनी ट्रस्टी, पार्टनर्स इन केस ऑफ फर्म, या कोई भी ऑथराइज पर्सन है उसका आधार ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा। सर जी आपको आधार ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा, और अगर आधार ऑथेंटिकेट नहीं कराया तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी, अलग से बात करेंगे। अभी पॉइंट ये है कि अगर आपने स्यू मोटो रजिस्ट्रेशन कब कर सकता है? पीओ आपने नहीं अप्लाई किया, सर जी आपका टाइम लिमिट खत्म हो गया, 30 दिन हो गए, आप कर ही नहीं रहे, बैठे हो इंतजार कर रहे हो, पीओ को लग रहा है गलत, पीओ को लग रहा है यार ये तो बंदे को होना चाहिए था, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, ये तो लाइबल है, क्यों नहीं करा रहा रजिस्ट्रेशन? तो अगर वो लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, बट अगर वो लाइबल रजिस्ट्रेशन के लिए और रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा है तो पीओ के पास पावर है, वो स्यू मोटो मतलब स्यू नहीं मतलब दैट इज रजिस्ट्रेशन कर सकता है, रजिस्ट्रेशन अपने आप से कर सकता है। आपको एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा कि सर जी शुरू हो जाओ, सर जी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर देगा वो, और उस केस में आपके पास 2 ऑप्शन बनेंगे, या तो आप उसको नई एप्लीकेशन भर दो कि हाँ भाई TRN नंबर के बेस पे अपनी एप्लीकेशन फिल कर दो कि हाँ सर जी गलती होगी, माफी होगी, माफी दे दो, लो जी नए रजिस्ट्रेशन दे लो, पकड़ो रजिस्ट्रेशन दे दो। या फिर आपको लगता है जबरदस्ती कुछ भी, सर जी आपको लगता है ये बेकार में बेफालतू में TRN नंबर दे दिया, मेरी कोई TRN नंबर, मेरा रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, तो फिर आप अपील फाइल कर सकते हो। कितने दिन के अंदर? 90 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर, जिस दिन आपको TRN रिसीव्ड होगा उसके 90 दिन मिलेंगे आपको। 90 डेज के अंदर या तो नई एप्लीकेशन फाइल कर दो या अपील फाइल कर दो। और अगर आपने अपील फाइल किया, ऑप्शन नंबर बी, आपने कहा सर जी चलो मिलते हैं आगे, आप गए अपीलेट अथॉरिटी पे और वहां पर अगर उन्होंने बोला कि हाँ जी सुना, उन्होंने आपकी कार्रवाई सुनी, कार्रवाई हुई, खत्म हुई, अब कार्रवाई खत्म हुई तो 2 नतीजे आएंगे, या तो उनको लगा अपीलेट अथॉरिटी को सही बात है, बेफालतू में रजिस्ट्रेशन के लिए पीओ पागल हो गया था, छोड़ो कोई रजिस्ट्रेशन कराना नहीं है, तो वहीं तो बात खत्म, फिर तो आगे बात ही नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं करना, बात खत्म। लेकिन अगर उन्हें लगता है अपीलेट अथॉरिटी पागल है क्या, तेरे को रजिस्ट्रेशन चाहिए, पीओ सही है, तुझे रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उन्होंने भी ऑर्डर पास कर दिया कि सर जी आपको रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी होल्ड कर दी, मतलब दैट इज आपको होल्ड मतलब दैट इज आपको कराना है, तो फिर सर जी आपको विद इन 30 डेज के अंदर जिस दिन ऑर्डर आएगा उसके अंदर फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। और जितना दिन डिले करोगे आपके ऊपर दिक्कत आएगी। तो नॉर्मली बातें जो बेसिक प्रोसीजर में बातें वो ये है कि 30 दिन लिमिट है, 5 दिन एडवांस वर्किंग है NRTP और कैजुअल में, और SEZ को अलग चाहिए, हर स्टेट के लिए अलग चाहिए। एक स्टेट में 2 से ज्यादा सब बिजनेस हैं तो वहां आपका ऑप्शन है या अलग अलग ले लो या साथ में ले लो। डॉक्यूमेंट में आपको पैन चाहिए और आधार चाहिए, और आधार अपना चाहिए या फिर कर्ता का या पार्टनर का या MD का, होल टाइम डायरेक्टर का या ट्रस्टी का, वट जो भी आपके ऑथराइज पर्सन है। और अगर आपने नहीं कराया तो स्यू मोटो वो भी कर सकता है, और वो जब वो करेगा तो वो TRN नंबर जनरेट करेगा 90 दिन के अंदर, या तो आप खुद अप्लाई कर दोगे नया रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर अपील फाइल करोगे। और अगर अपील फाइल करा तो या तो आपकी लाइबिलिटी कैंसिल हो जाएगी, तब तो मौज, और नहीं कैंसिल हुई तो आपको 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। टाइम लिमिट क्या है, प्रोसीजर की टाइम लिमिट क्या है? सर जी देखो, अगर आप अदर देन नॉर्मल हो तो आपको पता है आप 30 दिन के अंदर अप्लाई फाइल करोगे,
है ना, एनआरटीपी और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं हो तो स्टेप नंबर 1 सबसे पहले आप आरईजी रजिस्ट्रेशन 01 पार्ट ए फाइल करोगे 30 दिन के अंदर, ठीक है, और वहां करते ही करते आपका टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है, www.gst.gov.in यहां पे जाओगे, अपनी बेसिक डिटेल डालोगे, नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह जो भी है, फोन नंबर वगैरह डालोगे और आपका टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा। जैसे ही टीआरएन नंबर जनरेट होगा आप तुरंत अपने पार्ट 2 को फाइल कर सकते हो। पार्ट 2 में आप अपने बिजनेस की डिटेल डालोगे, ठीक है, सबमिट, ठीक है, एड्रेस, अपना ओनर वगैरह, जो भी आपकी बेसिक बैंक डिटेल वगैरह है, जितनी भी आपकी सर्विसेज वगैरह, गुड्स क्या डील कर रहे हो, सारी चीजें आप डालोगे, प्लेस ऑफ बिजनेस कहां होगा और आपका बिजनेस का मेन नाम वगैरह सब कुछ डालोगे और आप सबमिट कर दोगे। क्लियर है? जैसे ही आप करोगे तो अब आपके पास दो ऑप्शन आएंगे सबमिट पे। ये पहला कि क्या आप आधार ऑथेंटिकेट कराना चाहते हो या आधार ऑथेंटिकेट नहीं कराना चाहते हो। अगर आपने बोला हाँ जी हाँ, अरे क्यों, मैं कराऊंगा, तो आपकी कहानी इस तरीके से आगे चलेगी, दैट मींस आपके ऊपर एक लिंक आ जाएगा। और अगर आपने बोला नहीं मैं नहीं कराना चाहता, तो कहानी फिर अलग चलेगी। नाउ अगर आपने बोला नहीं मैं तो आधार ऑथेंटिकेट कराऊंगा, तो आपके पास तुरंत मतलब विद इन 2 to 3 आवर्स के अंदर जैसे आप सबमिट करोगे आपके पास एकदम एक लिंक आ जाएगी आपके फोन पर एसएमएस के थ्रू, और मेल भी आ जाएगा। उस लिंक को आप क्लिक करोगे और लिंक पे जाके आप उस लिंक को 15 दिन मिलेंगे। मतलब जैसे आज मैंने 14 नवंबर को रजिस्ट्रेशन का पार्ट बी फाइल किया, तो आज ही मेरे पास लिंक आ जाएगी 2-3 घंटे में, और उसके बाद मुझे 15 दिन तक वो लिंक वैलिड रहेगी। तो मतलब 15 दिन के अंदर उस लिंक को जाके वैलिडेशन दे देना है, मतलब उसका ओटीपी जनरेट करके उसको सबमिट कर देना है। और अगर मैंने 15 दिन में कर दिया तो बल्ले बल्ले, और अगर 15 दिन में नहीं किया, फेल हो गया मैं, ठीक है, या फिर वो ओटीपी जो करा था वो टाइम, मतलब या तो वो मेरे पे ओटीपी नहीं आया, नंबर ही नहीं है, ठीक है, क्या करूं, प्रॉब्लम है, या टाइम लिमिट हो गया, या कुछ भी है, तो उस केस में ये माना जाएगा कि आपने वो पीओ के मतलब वो फिजिकल वेरिफिकेशन अप्लाई हो जाएगा, आपका आधार ऑथेंटिकेट नहीं होगा। मतलब आपका माना जाएगा कि आपने फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया, या फिर आपका हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन पीओ को लगता है ये कुछ सीधा साधा इंसान नहीं लगता, उन्हें लगता है कि ये जालिम इंसान है, और उन्हें लगता है नहीं इसका तो फिजिकल वेरिफिकेशन मैंडेटरी है, तो फिर भी आपका फिजिकल वेरिफिकेशन माना जाएगा। दैट मींस फिर फिजिकल वेरिफिकेशन उस डेट से शुरू हो जाएगा। जैसे ही 15 दिन खत्म होंगे वहां से आपका फिजिकल वेरिफिकेशन की डेज काउंटिंग शुरू हो जाएगी। क्लियर है? मतलब अगर 14 नवंबर को आपने अप्लाई किया तो यहीं से आपके फिजिकल वेरिफिकेशन का टाइम शुरू हो जाएगा। और अगर आपने कहा नहीं सर जी मैं तो कर देता हूं, तो आपको जो भी 14 तारीख के बाद 15 दिन ऐड हो जाएंगे, 29 तारीख तक आ गया, और फिर 29 तारीख के बाद जो भी है वहां खत्म होने के बाद फिर वहां से आपके पीओ के 30 दिन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पीओ के 30 दिन शुरू हो जाएंगे। नाउ अगर आपने सक्सेसफुली कर दिया और पीओ को भी लगा ठीक है डन, तो आपका फॉर्म उसी दिन, जिस दिन आप सक्सेसफुली सबमिट करोगे उसी दिन माना जाएगा कि फॉर्म सबमिटेड है, और फिर वहां से उसी दिन से पीओ के 7 दिन शुरू हो जाएंगे। मतलब अगर आपने फिजिकल वेरिफिकेशन दिया तो पीओ को 30 दिन मिलेंगे, और अगर आपने आधार ऑथेंटिकेट कर दिया और पीओ को कोई दिक्कत नहीं लगी तो वो 7 दिन शुरू हो जाएंगे। फिर वो 7 दिन पे अपना काम शुरू करेगा। 7 दिन या 30 दिन के अंदर वो क्या करेगा, वो आएगा फिजिकल वेरीफाई करेगा, या अगर फिजिकल वेरीफाई नहीं कर रहा है तो वो अपने वहीं बैठे बैठे डॉक्यूमेंट चेक करेगा, और 7 दिन या 30 दिन के अंदर अंदर अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है यस, तो वो आपको रजिस्ट्रेशन दे देगा, कहेगा ले जा पक तक, ठीक है, नो। और अगर उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है सर जी, तो वो आपको एक शो कॉज नोटिस भेज देगा, कहेगा सर जी ये डॉक्यूमेंट और दे दो, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन और दे दो, और ये रीजन और दे दो कि भैया हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना करें। ठीक है, तो फिर आपको अगले 7 दिन के अंदर, जिस दिन शो कॉज नोटिस आएगा उसके 7 दिन के अंदर आपको उसको रिप्लाई देना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने जो उसने मांगे, और अगर उसको 7 दिन के अंदर रिप्लाई कर दिया तो वो अगले 7 दिन के अंदर वो आपके जो भी डॉक्यूमेंट मिले हैं उसके 7 दिन के अंदर अगर उसे लगता है कि अब ठीक है, अब बढ़िया है, तो फिर रजिस्ट्रेशन दे देगा। और उसे लगता है नहीं अभी भी कुछ गड़बड़ है, तो उठा के वो रजिस्ट्रेशन क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो ये पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है, ये पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है कि अगर आपने यहां से काम शुरू किया तो आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। यहां पर एक छोटी सी बात है कि इन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने की आधार ऑथेंटिकेट की जरूरत ही नहीं है, इन्हें पेन से ही काम चल जाएगा। एक पर्सन जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैच्यूटरी बॉडी, पीएसयू, या जो पर्सन जिसके पास यूआईएन नंबर। इस बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि सर जी किन लोगों को आधार ऑथेंटिकेट कराने की जरूरत नहीं है, तो इन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, इनकी लिस्ट याद रखना। ठीक है, नाउ सर जी अगर हम लोग हैं सर जी एनआरटीपी या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो क्या हमारे ऊपर नॉर्मल प्रोसीजर लगेगा? नहीं, आपके ऊपर नॉर्मल नहीं लगेगा, तो फिर आपको एडवांस रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप नॉन रेजिडेंट हो या कोई भी कैजुअल टैक्सेबल, नॉर्मल डिफरेंस क्या देखो, नॉन रेजिडेंट मतलब वो इंडिया का रेजिडेंट ही नहीं है, वो इंडिया के बाहर रहता है, ये इंडियन सिटीजन है, इसके पास इंडियन की सिटीजनशिप है, ये प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, इसका प्लेस ऑफ बिजनेस उस स्टेट में नहीं है जिस स्टेट में ये बिजनेस करना है। मान लो जैसे मैं कहूं कि मेरा ना राजस्थान में
बिजनेस है बट मैं दिल्ली में आया हूं कुछ टाइम के लिए, तो मेरे को कैजुअल माना जाएगा क्योंकि मैं इंडिया में रजिस्टर्ड हूं। कहां पे? राजस्थान में, दिल्ली में नहीं हूं। और जॉन जो आया है जिसका इंडिया में कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब वो इंडिया में कोई बिजनेस ही नहीं है, इसका है लेकिन इस स्टेट में कोई और स्टेट में है ना। ये इंडिया में कभी कभी आता है, ऑफ कोर्स ये भी इस स्टेट में, दिल्ली में कभी कभी आता है, इंडिया में तो यही रहता है, लेकिन इस स्टेट में डेली नहीं आता, कभी कभी ऐसे इवेंट पे आता है। और ये कुछ भी करेगा सर जी, कुछ भी, एक पत्ता भी लाएगा, पर्सनल ट्रांजैक्शन करे, बिजनेस ट्रांजैक्शन करे, इसको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। इसको सिर्फ कब मैंडेटरी है? जब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन करेगा। तो दोनों बातें इंपॉर्टेंट है बेटा। एनआरटीपी और सीटीपी में डिफरेंस आ सकता है। सबसे पहले एनआरटीपी नॉन रेजिडेंट है, सीटीपी रेजिडेंट है इंडिया का। दूसरा, इसका इंडिया में कोई बिजनेस नहीं है, उसका इंडिया में तो है बट उस स्टेट में नहीं है, दूसरे स्टेट में। तीसरा, ये इंडिया में कभी कभी आता है, ये भी इस स्टेट में कभी कभी आता है। और ये कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा, इसको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। क्या करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए? इसे एटलीस्ट 5 दिन पहले 5 वर्किंग दिन पहले अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर एनआरटीपी है तो उसे डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे? देखो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन तो वही पैन और आधार कार्ड पे रजिस्ट्रेशन करा लेगा, लेकिन ये क्या, ये कैसे करेगा एनआरटीपी? तो ये इंडिविजुअल है तो इसे अपना पासपोर्ट देना पड़ेगा और एक इंडियन एजेंट पकड़ के लाना पड़ेगा कि भैया मेरी जगह अगर मैं कल को भाग गया तो मेरी जगह इस चिंटू को पकड़ लेना। क्लियर है? वो इंडियन पर्सन जिसके पास पैन और आधार है इंडिया का, उसको इसे अपॉइंट करना पड़ेगा एज अ एजेंट। उससे अपनी ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी कि कल को मेरी गैर मौजूदगी में इस चिंटू को पकड़ा जाएगा। ठीक है? और अगर वो इंडियन इंडिविजुअल नहीं है, कोई कंपनी वंपनी है, कोई फर्म वगैरह अगर वो इंडिया में आ रही है, तो उसको अपना वहां पे जिस भी कंट्री में वो रजिस्टर्ड है उस कंट्री का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो भी उनका वहां का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा यूएस का वगैरह का। और साथ में ऑफ कोर्स इंडियन एजेंट चिंटू तो पकड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है? तो ये 2 चीजें देनी पड़ेंगी। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन वैलिड क्या रहेगा? जितना पीरियड रजिस्ट्रेशन में लिखा है वो, और 90 दिन। बेटा 90 दिन तो नॉर्मली मिलेगा, 90 दिन से ज्यादा आपको पीरियड नहीं मिलेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड करा सकते हो 90 दिन और, मतलब आपको जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा नॉर्मली फर्स्ट डे का, पहली बार में कितने दिन का मिलेगा? मैक्सिमम 90 दिन का। फिर आप उसे अगर सफिशिएंट रीजन है तो आप उसे 90 दिन से ज्यादा मंगा सकते हो। वट एवर 90 और जो पीरियड स्पेसिफाई है विच इज लोअर, इससे ज्यादा आपको रजिस्ट्रेशन का टाइम नहीं मिलेगा। एडवांस में आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है एस्टिमेट करो। एस्टिमेट आपको आईटीसी भी अलाउ है, तो आपका जो भी होगा वो एडवांस जमा करना पड़ेगा। और अगर आप एक्सीड कराते हो टाइम लिमिट तो आपको एडवांस भी एक्सीड देना पड़ेगा। बस खत्म, यहां पे खत्म। ठीक है? तो जी सर जी, लो जी, खत्म हो गया सेक्शन 25, 26 वगैरह यहां पे खत्म। और आज इतने पे ही काम खत्म करेंगे। आज हमने क्या क्या कवर कर लिया मेरे बच्चे? हमने सेक्शन 22 कवर कर लिया, लिमिट कवर कर ली, 23 कवर कर लिया, 24 कवर कर लिया हमने, और साथ में हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा कवर कर लिया। होप सो आपको ये बढ़िया से समझ आ गया होगा। ठीक है? ये खुद के सेल्फ मेड नोट्स हैं बेटा, ताकि मैं आपको कहीं ना कहीं बुक वगैरह से ना करा के यहां से बढ़िया से रिवाइज करा दूं। ठीक है? नाउ अगली वीडियो में इस चैप्टर को खत्म करेंगे और कुछ क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया कर लेंगे। ठीक है? तो अगले पार्ट में इसका करेंगे। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। और वीडियो को अच्छा लगा हो, अगर अभी तक देख रहे हो तो लाइक कमेंट जरूर करना और कमेंट करके बताना सर जी कैसा लगा ये सारी क्लासेस। थैंक यू सो मच बच्चों।